हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे ड्यूट सोल बी ए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का हिस्ट्री का संगम युग का चैप्टर 7 का पार्ट 4। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। आज हम पढ़ेंगे संगम युग में अर्थव्यवस्था कैसी थी। फर्स्ट टॉपिक इज कृषि। संगम युग की जनता की समृद्धि भूमि की उर्वरता और व्यापार के विस्तार में निहित थी। संगम युग की जनता समृद्धि भूमि की उर्वरता और व्यापार के विस्तार में निहित थी। मुंदेर कंगाजी कृषि और व्यापार को आर्थिक विकास की मुख्य शक्ति मानता था। संगम युग की जनता समृद्धि भूमि की उर्वरता और व्यापार के विस्तार में निहित थी और मुंदेर कंगाजी कृषि और व्यापार को आर्थिक विकास की मुख्य शक्ति मानता है। कृषि राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत थी। कृषि राज्य के राजस्व का मुख्य स्रोत थी। कृषि को दिए गए महत्व का पता इससे भी चलता है कि जनता पशुपालन में विशेष अभिरुचि लेती थी। कृषि राज्य में राजस्व का मुख्य स्रोत थी और कृषि को दिए गए महत्व का पता इससे भी चलता है कि जनता पशुपालन में विशेष अभिरुचि लेती थी। संगम काव्यों में पर्याय दूध और दूध के उत्पादों दही मक्खन घी छाछ का जिक्र मिलता है और संगम काव्यों के पर्याय में दूध की चीज़ों का उत्पाद का मक्खन जो उत्पाद होता था मक्खन घी छाछ का जिक्र भी मिलता है। पशुधन के महत्व का पता साहित्यिक रचनाओं में वर्णित पशुओं के लिए शत्रु देश पर आक्रमण से भी चलता है और पशुधन के महत्व का पता साहित्यिक रचनाओं में वर्णित पशुओं के लिए शत्रु देश पर आक्रमण से भी चलता है। राजा के प्रधान कर्तव्यों में अपने राज्य के पशुधन की रक्षा करना भी शामिल था। राजा के प्रधान कर्तव्यों में अपने राज्य के पशुधन की रक्षा करना भी शामिल था। पशुधन बदले में कृषक के धन में अभिवृद्धि लाता था और पशुधन बदले में कृषि के धन में अभिवृद्धि भी लाता था। शिल्पदा विक्रम भी जनता की सुख समृद्धि को कृषि से जोड़ता था और शिल्पदाक्रम भी जनता की सुख समृद्धि को कृषि से जोड़ता था। बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली फसलों में धान और ईख का प्रमुख स्थान था। जो बड़े पैमाने पर फसलें उगाई जाती थी वे थी धान और ईख, इनका स्थान प्रमुख था। इसके अतिरिक्त अन्य फसलों और फलों में शामिल थे चना सेम वलिल मीठे आलू जैसा कंद कटहल आम केला नारियल सुपारी केसर गोल मिर्च हल्दी इत्यादि। इसके अतिरिक्त अन्य फसलों में फल शामिल थे चना सेम वली मीठे आलू जैसे कि कंद कटहल आम केला नारियल सुपारी केसर गोल मिर्च हल्दी इत्यादि। संगम युग की रचनाओं ने कृषि के विकास के लिए अनेक उपाय किए हैं और संगम युग के राजाओं ने कृषि के विकास के लिए अनेक उपाय किए हैं। ये सर्वविदित हैं कि करिकल चौल में ने सिंचाई के लिए एक तालाब खुदवाया था और करिकाल चौल ने सिंचाई के लिए एक तालाब खुदवाया था और उसका कावेरी तटबंध कृषि के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। और संगम युग के राजाओं ने कृषि के विकास के लिए अनेक उपाय किए। ये सर्वविदित हैं कि करिकाल चौल ने सिंचाई के लिए एक तालाब खुदवाया था और उसका कावेरी तटबंध कृषि के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ था। तालाब से सिंचाई के कारण कृषि में लाभ की चर्चा अनेक कविताओं में मिलती है और तालाब से सिंचाई के कारण कृषि में लाभ की चर्चा अनेक कविताओं में मिलती है। और उदाहरण मुंदेर कंकाजी उन नदियों की चर्चा करता है जो पूर्वी सागर की ओर जाने में तालाबों को भर देती है और स्रोतों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि राजा की समृद्धि बहुत हद तक भूमि की समृद्धि पर निर्भर करती थी। उदाहरण मुंदेर कंकाजी उन नदियों की चर्चा करता है जो पूर्वी सागर की ओर जाने में तालाबों को भर देती हैं और स्रोतों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि राजा की समृद्धि बहुत हद तक भूमि की समृद्धि पर निर्भर थी। नेक्स्ट पॉइंट इज उद्योग।
संगम युग में उद्योग संबंधी गतिविधियां भी बड़े पैमाने पर जारी थीं। संगम युग में उद्योग संबंधी गतिविधियां भी बड़े पैमाने पर जारी थीं। काव्यों में अनेक प्रकार के कारीगरों, लोहकार, ताम्रकार, स्वर्णकार, कुंभकार, मूर्तिकार, चित्रकार और बुनकर का उल्लेख मिलता है। संगम युग में उद्योग संबंधी गतिविधियां बड़े पैमाने पर जारी थी और काव्यों में अनेक प्रकार के कारीगरों, लोहकार, ताम्रकार और स्वर्णकार, कुंभकार, मूर्तिकार, चित्रकार और बुनकर का उल्लेख मिलता है। मणि में कलाई, महाराष्ट्र से वस्तुकरम, मालवा से लोहाकारों, ग्रीस और रोम से कष्टकारों तथा मगध से जौहरियों के अपने तमिल प्रतिरूपों के साथ सहयोग की चर्चा करता है। पेशा अथवा व्यवसाय आमतौर पर आनुवांशिक था, अर्थात पिता का पेशा पुत्र अपना लेता था। जो पिता का पेशा होता था वे पुत्र अपना लेता था। शिल्पाधिक्रम के अनुसार अलग अलग पेशे के लोग अलग अलग गलियों में रहते थे और शिल्पाधिक्रम के अनुसार अलग अलग पेशे के लोग, जो अलग अलग पेशे होते थे, जो लोहा काटता था वे लोहा अलग अलग गलियों में रहते थे और जो कुम्हार होते थे उनकी गलियां अलग होती थी। इससे विभिन्न व्यापारों और उद्योगों में तो तरक्की हुई है। पेशे से जुड़े लोगों ने भी अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की है। इससे विभिन्न व्यापारों में, उद्योगों में तरक्की हुई है और पेशे से जुड़े लोगों ने भी अपने अपने क्षेत्र के महारत हासिल की है। इस युग में निर्माण कला ने भी नया उत्कर्ष प्राप्त किया है और इस युग ने निर्माण कला ने भी नया उत्कर्ष प्राप्त किया है। इस संबंध में कष्टकारों के कार्य उल्लेखनीय है और शिल्पक्रम में ऐसे नौकाओं का उल्लेख हुआ है जिनके अग्रभाग अश्व, गज और सिंह की आकृति वाले थे। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय जगत और अन्य दूर देशों के साथ बढ़ते व्यापारी संबंध तभी संभव हो सकते थे जब मजबूत और यात्रा योग्य पोत बनाए गए हों। अन्य निर्माण कार्यों में शामिल थे कंदकें, पुलें, नालियां, प्रकाश गृह इत्यादि। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय जगत और अन्य दूर देशों के साथ बढ़ते व्यापारियों के संबंध सभी तभी संभव हो सकते थे जब मजबूत और यात्रा योग्य पोत बनाए गए हों और अन्य निर्माण कार्यों में शामिल थे खंदकें, पुलें, नालियां, प्रकाश गृह इत्यादि। चित्रकला भी संगम युग में काफ़ी लोकप्रिय थी और चित्रकला भी संगम युग में बहुत लोकप्रिय थी। परिपादाल मुद्रा मुदेर में चित्रकलाओं के एक संग्रहालय की चर्चा करता है और शिल्पक्रम में चित्रों की बिक्री का उल्लेख हुआ है। और परिदापाल मुद्रा मुदेरे में चित्रकलाओं के एक संग्रहालय की चर्चा करता है और शिल्पक्रम में चित्रों की बिक्री का उल्लेख हुआ है। घरों की दीवारें, छतें, वस्त्र, पलंग, पोश, पर्दे और नित्य प्राप्ति के उपयोग की अन्य चीजें भी चित्रकित की जाती थी और उनकी भारी मांग थी। और घरों में दीवारों की छतें, वस्त्र, पलंग, पोश, पर्दे और नित्य प्राप्ति के उपयोग की अन्य चीजें भी चित्रांकित की जाती थीं और उनका भारी मांग थी। बुनाई कला तो सिर्फ तमिलों में ही नहीं विदेशियों में भी काफ़ी लोकप्रिय थी और बुनाई की जो कला थी वे तमिलों में नहीं विदेशियों में भी काफ़ी लोकप्रिय थी। संगम साहित्य में बने हुए पुष्प के अभिकल्प की बार बार चर्चा हुई है और संगम साहित्य में बुने हुए पुष्प के अभिकल्प की बार बार चर्चा हुई है। कपड़े सिर्फ कपास, रेशम, ऊन से ही नहीं चूहों के बाल से भी बुने जाते थे। कपड़े सिर्फ कपास से ही नहीं बल्कि रेशम और ऊन से ही नहीं चूहों के बाल से भी बुने जाते थे और सूत को रंगने का भी रिवाज था और जो सूत होता था उसको भी रंगने का रिवाज था। भारतीय रेशम अपनी बारीकी के कारण रोमन सौदागरों द्वारा भारी मांग में था और जो भारतीय रेशम अपनी बारीकी के कारण रोमन और सौदागरों द्वारा भारी मांग में था। फिर भी बुनाई उद्योग एक घरेलू उद्योग था जिसमें परिवार के सारे सदस्य विशेषकर महिलाएं भाग लेती थी और विशेषकर महिलाएं भी भाग लेती थीं। चर्मकारों
कुंभकारों और अन्य कारीगरों ने भी औद्योगिक विकास में योगदान किया, लेकिन इस संबंध में अत्यंत उल्लेखनीय यह है कि इस युग के ग्रीक मूर्तिकला और अन्य विदेशी शिल्पों का दक्षिण भारत में प्रवेश हुआ और चर्मकारों, कुंभकारों और अन्य कारीगरों ने भी औद्योगिक विकास में योगदान दिया, लेकिन इस संबंध में अत्यंत उल्लेखनीय ये है कि इस युग में ग्रीक मूर्तिकला और अन्य विदेशी शिल्पों का दक्षिण भारत में प्रवेश हुआ है। नेदुना लवादाई और पदिरुपतु जैसी साहित्यिक कृतियां विदेशियों द्वारा बनाए गए सुंदर चिरांगों, रोमन पात्रों और मध्यस्कों का उल्लेख करती है। उस अवधि में अमरावती, आंध्र प्रदेश और श्रीलंका की मूर्तिकलाओं में ग्रीक रोमन प्रभाव देखे जा सकते हैं और नेदुनाला वदाई और पदिरुपतु जैसी साहित्यिक कृतियां विदेशी द्वारा बनाए गए सुंदर चिरांगों, रोमन पात्रों और मध्यस्कों का उल्लेख करती हैं। उस अवधि में अमरावती, आंध्र प्रदेश और श्रीलंका की मूर्तिकलाओं में ग्रीक रोमन प्रभाव देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्यापार। संगम युग में व्यापार कैसे होता था? संगम युग के तमिलों का भूमध्य सागरीय जगत, ग्रीस और रोम, मिस्र, चीन, दक्षिणी पूर्वी एशिया और श्रीलंका के साथ व्यापारिक संबंध थे। संगम युग में तमिलों का भूमध्य सागरीय जगत, ग्रीस और रोमन, मिस्र, चीन, दक्षिण पूर्वी एशिया और श्रीलंका के साथ व्यापारिक संबंध थे। शिल्पदा किरम, मणिमे कलाई और पट्टिनम पलाई जैसी साहित्यिक कृतियां ग्रीक और रोमन व्यापारियों के साथ संबंध की चर्चा बार बार करती हैं। शिल्पदा किरम और मणिमा कलाई और पट्टिन पलाई जैसी साहित्यिक कृतियां और ग्रीक और रोमन व्यापारियों के साथ संबंध की चर्चा बार बार करती हैं। इस अवधि में भारत रोम व्यापार अपने उत्कर्ष पर था और इस अवधि में भारत रोम व्यापार अपने उत्कर्ष पर था। प्लिनी, टोलमी, स्ट्रैबो और पेट्रोनियस जैसे विदेशियों के पेरिप्लस ऑफ एरिथियन और अन्य वृत्तांत उस अवधि के अनेक पत्तनों और व्यापार के सामग्रियों का जिक्र करते हैं और भारत रोम अपने उत्कर्ष पर, उस टाइम पर इस अवधि में भारत रोम व्यापार अपने उत्कर्ष पर था और प्लिनी, टोलमी, स्ट्रैबो और पेट्रोनियस जैसे विदेशियों के पेरिप्लस ऑफ एरिथियन और अन्य वृत्तांत उस अवधि के अनेक पत्तनों और व्यापार की सामग्रियों का जिक्र करते हैं। अनेक स्थलों पर पुरातात्विक खुदाइयां और खोजों ने भी ऐसे शिल्प तथ्य प्रदान किए हैं और अनेक स्थलों पर पुरातात्विक खुदाइयों और खोजों ने भी ऐसे शिल्प तथ्य प्रदान किए हैं जिनसे तमिल क्षेत्रों और अन्य देशों के बीच व्यापारिक संबंधों की पुष्टि होती है। अनेक स्थानों पर सिक्कों के जखीरे की खोज से भी ये अभिप्रमाणित होता है और अनेक स्थानों पर सिक्कों के जखीरों की खोज से भी ये अभिप्रमाणित होता है। संगम ग्रंथ मुख्य रूप से सिर्फ मुसूरी, पुहार, कावेरी, पट्टिनम और कोड़काई के पत्तनों की चर्चा करते हैं। संगम ग्रंथ मुख्य रूप से सिर्फ मसूरी, पुहार, कावेरी और पट्टिनम और कोड़काई के पत्तनों की चर्चा करते हैं। ये तीन पतन उस काल के 3 महाशासकों के हैं और ये जो 3 पतन हैं उस काल के 3 महाशासकों के हैं। इनके अतिरिक्त पेरिप्लस, तोड़ी, मसूरी और कोमारी, कन्याकुमारी, कोलची, कोकड़ी, पोडू के अरिकामेंडू और सोपतमा के पत्तनों का उल्लेख करता है। पेरिप्लस के अनुसार दक्षिण भारत में 3 प्रकार के जलयानों का उपयोग होता था। दक्षिण भारत में 3 प्रकार के जलयानों का उपयोग होता था। लघु तटीय जलयान, वृहद तटीय जलयान और समुद्र यात्रीय जलयान। किन 3 प्रकार के जलयानों का उपयोग होता था? लघु तटीय जलयान, वृहद तटीय जलयान और समुद्र यात्रीय जलयान। कोलंडिया नामक वृहद जलयानों की चर्चा मिलती है जो तमिल समुद्र तट के गंगा नदी तक जाते थे और कोलंडिया नामक वृहद जलयानों की चर्चा मिलती है जो तमिल समुद्र तट के से गंगा नदी तक जाते थे। रोम को निर्यात किए गए
पांड्यों से खासा मुनाफा होता था और रोम के निर्यात किए गए पांड्यों से खासा मुनाफा होता था। बाघ, तेंदुआ, बंदर और मोर जैसे जिंदा जानवर रोम भेजे जाते थे और बाघ, तेंदुआ, बंदर और मोर जैसे जिंदा जानवर रोम में भेजे जाते थे। निर्यात के मुख्य पशु उत्पादकों में हाथी दांत और मोती शामिल थे। जैसे जिंदा जानवरों को रोम में भेजा जाता था और निर्यात के मुख्य पशु उत्पादों में हाथी दांत और मोती शामिल थे। वनस्पतिक उत्पादों में सुगंधित पदार्थ और मसाले, कौल्की, अदरक, इलायची, लौंग, कष्टफल इत्यादि। नारियल, केला, गुड़, सागौन, चंदन, अगारू, उरेयार से के नाम से ज्ञात विशेष प्रकार के सूती वस्त्र इत्यादि मुख्यतः निर्यात सामग्रियां थीं। निर्यात के मुख्य पशु उत्पादकों में हाथी दांत और मोती शामिल थे और वनस्पतिक उत्पादों में सुगंधित पदार्थ जो मसाले थे वे थे गौल्की, अदरक, इलायची, लौंग, कष्टफल इत्यादि। नारियल, केला, गुड़, सागौन, चंदन के नाम से ज्ञात विशेषकर प्रकार के सूती वस्त्र इत्यादि मुख्य निर्यात सामग्रियां थीं। हीरा, वैद्यु, इस्पात, अल्प मूल्य रत्न इत्यादि खनिज द्रव्य भी दक्षिण भारत से निर्यात किए जाते थे। रोम से आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं थीं। रोम से आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं थीं सिक्के, मूंगा, मग, शीशा, टिन और जवेरे। उस अवधि में दक्षिण भारत के अनेक स्थलों पर बनी मालाएं दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक स्थलों पर पाई गई हैं। और रोम से आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुएं थी सिक्के, मूंगा, मंग, शीशा, टिन और जेवरे। उस अवधि में दक्षिण भारत के अनेक स्थलों पर बनी मालाएं दक्षिण पूर्वी एशिया के अनेक स्थलों पर पाई गई हैं। इससे दोनों प्रदेशों के बीच समुद्रवर्ती संबंधों का संकेत मिलता है। अनेक शहरों में विदेशी व्यापारियों की बस्तियां थीं। इन सब के बावजूद तमिलों की समृद्धि में सिर्फ विदेशी व्यापार का ही सहयोग नहीं था। इस क्षेत्र में विभिन्न नगरीय केंद्रों को जोड़ने वाले व्यापार के स्थानीय नेटवर्क ने अतिरिक्त व्यापार को फूलने फलने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए। इन सब के बावजूद तमिलों की समृद्धि में सिर्फ विदेशी व्यापार नहीं था। इस क्षेत्र में विभिन्न नागरिक केंद्रों को जोड़ने वाले व्यापार के स्थानीय नेटवर्क ने अतिरिक्त व्यापार को फूलने फलने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए। शिल्पादिक्रम पुहार के बाजार की गलियों का जिक्र करता है और जो शिल्पादिक्रम है पुहार के बाजार की गलियों का जिक्र करता है। जबकि मुद्राइकांजी पांड्यों की राजधानी मदुराई का बाजार का शिल्पादिक्रम पुहार बाजार की गलियों का जिक्र करता है और जबकि मुद्राइकांजी पांड्यों की राजधानी मदुराई का बाजार का। तटीय पत्तनों और शहरों के अतिरिक्त तमिल प्रदेश के भीतरी इलाकों में भी नगर केंद्रों का विकास हुआ। तटीय पत्तनों और शहरों के अतिरिक्त तमिल प्रदेश के भीतरी इलाकों में भी नगर केंद्रों का विकास हुआ। इनमें मुदेरे, करूर, पेरू, कोंडुमनान, उरेयूर, कांचीपुरम इत्यादि प्रसिद्ध हैं। और इनमें मुदेर, करूर, पेरूर, कोंडमनाल, उरेयूर, कांचीपुरम इत्यादि प्रसिद्ध हैं। एक और पूर्वी तट पर कोई मोती निकाले जाने के लिए प्रसिद्ध था और एक और पूर्वी तट पर कोई मोती निकाले जाने के लिए प्रसिद्ध था। तो दूसरी और भीतरी इलाके में कोंडुमनाल वैद्यु के लिए, लेकिन व्यापार सिर्फ नगरों तक ही केंद्रित नहीं था। लेकिन जो व्यापार था व्यापार सिर्फ नगरों तक ही केंद्रित नहीं था, दूर दराज के गांव में भी व्यापार के नेटवर्क जुड़े थे। बल्कि ये नगरों तक ही सीमित नहीं था बल्कि गांवों तक भी इसके नेटवर्क जुड़े थे। भीतरी प्रदेश के व्यापार के लिए सड़कें परिवहन के प्रमुख साधन थे। भीतरी प्रदेश में व्यापार के लिए सड़कें परिवहन के प्रमुख साधन थे। वे या तो माल ढोने अथवा व्यापारियों के साथ साथ आम लोगों को लाने ले जाने का काम आते थे। भीतरी प्रदेश में व्यापार के लिए सड़कें परिवहन का प्रमुख साधन थे। वे या तो
माल ढोने अथवा व्यापारियों के साथ साथ आम लोगों को लाने ले जाने का काम आते थे। व्यापार अधिकांशतः अदला बदली के आधार पर चलता था। व्यापार जो था वह अदला बदली के अनुसार चलता था। तमिल प्रदेश की भौगोलिक विविधता के कारण विभिन्न क्षेत्रों के बीच मालों उत्पादों का विनिमय आवश्यक था। व्यापार जो था अधिकांश अदला बदली के आधार पर चलता था। तमिल प्रदेशों की भौगोलिक विविधता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में बीच मालों उत्पादों का विनिमय आवश्यक था। फिर भी व्यापारी उद्देश्यों के लिए सिक्कों का उपयोग को अतिरिक्त व्यापार के संदर्भ में भी इनकार नहीं किया जा सकता। व्यापार राजकीय राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत था। परागमन कर उन व्यापारियों से वसूल किए जाते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते थे। युद्ध में लूटा गया माल भी राजकीय कोष में वृद्धि लाता था और दूसरे स्थान पर ले जाते थे। व्यापार राजकीय राजस्व का महत्वपूर्ण स्रोत था और परागमन कर उन व्यापारियों से वसूल किए जाते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते थे। युद्ध में लूटा गया माल भी राजकीय कोष में वृद्धि लाता था और जो युद्ध में लूटा गया माल था वे राजकीय कोष में वृद्धि लाता था। लेकिन कृषि से होने वाली आय ही युद्ध और राजनीतिक संगठन का ठोस आधार भी। फिर भी इसका कहीं स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता कि राजा कृषि उत्पाद का क्या अंश पाता था। नेक्स्ट पॉइंट इज समाज। जैसा कि तोल्काप्पियम के वर्णन से पता चलता है कि संगम समाज का आरंभिक दौर भी भूमि के पंचविध वर्गीकरण पहाड़ी, पशुचारी, कृषि, मरुस्थलीय और तटीय पर आधारित था। इन वर्गीकृत भूमियों पर विभिन्न किस्म के लोग रहते थे और सबने अपने अपने अलग अलग परिवेश में आदान प्रदान के फलस्वरूप विशेष प्रकार के तौर तरीके और जीवन शैलियों को विकसित की। पारिस्थितिक विविधताओं ने भी उनको विभिन्न व्यवसायों के आखेट कृषि, पशुचरिता, लूटपाट और महिगिरी, गोताखोरी, नौचालन इत्यादि का स्वरूप निर्धारित किया है। और समाज में क्या था, जैसा कि तोल्काप्पियम के वर्णन से पता चलता है कि संगम समाज का आरंभिक दौर भूमि के पंचविध वर्गीकरण पहाड़ी, पशुचारी, कृषि, मरुस्थलीय और तटीय पर आधारित था और इन वर्गीकृत भूमियों से विभिन्न किस्म के लोग रहते थे और इस वर्गीकृत भूमि पर विभिन्न किस्म के लोग रहते थे और सबने अपने अलग अलग परिवेश में आदान प्रदान के फलस्वरूप विशेष प्रकार के तौर तरीके और जीवन शैलियां विकसित की। पारिस्थितिक विविधताओं ने ही उनके विभिन्न व्यवसाय आखेट कृषि, पशुचरिता, लूटपाट, माहीगिरी, गोताखोरी, नौचालन इत्यादि का स्वरूप निर्धारित किया है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट में बताना ना भूलें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।